नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी। दिनकर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। मित्रों, एक तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें और उसको शेयर भी करें। दिनकर जी, आज की बात शुरू करते हैं। हाई कोर्ट में आप लोगों को एक बड़ी जीत मिली है। आप खासतौर पे वर्कर्स फ्रंट और आप जो थे, वो जो काम के घंटे 8 को बढ़ाकर 12 करने का जो सरकार का फरमान था यूपी सरकार का, उसके खिलाफ आप गए थे हाई कोर्ट में और वहां से आपको एक बड़ी जीत मिली है और वो सरकार उस पे जो है बेवकूफ पे आई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से आपको सफलता मिली और आपने क्या इस पे काम किया? हेलो। जी, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। मैं एक तो आपके माध्यम से देश के मजदूर वर्ग को और जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, हमारे साथियों को और हमारे जो हाई कोर्ट में वकील हैं प्रांजल शुक्ला जी, उन सब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में जब मजदूर पूरे देश में बेसहारा हो गए हों, एक ऐसे समय में जब मजदूर बेमौत मरने के लिए मजबूर हो गए हों, एक ऐसे समय में जब मजदूरों की आवाज इस देश की सरकार के कानों में नहीं जा रही हो, एक ऐसे समय में जब यह सरकार सारे मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने में लगी हो, विशेष तौर पे आरएसएस और भाजपा की सरकार उस समय काम के घंटे 12 करने का उत्तर प्रदेश सरकार का जो मनमाना और का विधि विरुद्ध फैसला था, उसको वापस लेने के लिए मजबूर करना और हाई कोर्ट से जीतना, यह आप सबके बदौलत ही संभव हुआ है। इसलिए आप सबको बधाई मैं देना चाहता हूं। दरअसल हमने इसमें कुछ बुनियादी बातें अमलेंदु भाई उठाई थी जी। जैसे अगर आप संविधान के अनुच्छेद 213 का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वह विषय जो समवर्ती सूची में है, माने केंद्र और राज्य की सूची में है, और उसमें केंद्र की संसद द्वारा कोई कानून बना है तो राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह उस कानून में कोई संशोधन कर दे। राज्य उसी कानून के आधार पे अपने यहाँ कानून बना तो सकता है, लेकिन वह तभी बनेगा जब विधानसभा के सत्रों से पास होगा। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति आप जानते हैं, न पार्लियामेंट सेशन में है न विधानसभा सेशन में है। ऐसी स्थिति में अध्यादेश भी नहीं, अधिसूचना जारी करके और धारा 5 फैक्ट्री एक्ट जो आपातकाल में उपयोग की जाती है, उसका उपयोग करते हुए जो सरकार ने अधिसूचना काम के घंटे 12 की थी, वह पूरे तौर पर मैं कह रहा हूं कि मनमर्जी पूर्ण थी, आर्बिट्रेरी थी, विधि विरुद्ध थी। और इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले ही सर, जैसे ही हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया था सरकार से, नोटिस जारी की थी, सरकार को बाध्य होकर उसको वापस लेना पड़ा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने माननीय उच्च न्यायालय में यह भी बात उठाई कि भाई 300 हमने हाई कोर्ट में यह भी धारा 354 के तहत अभी क्या देश में आपातकाल लगाने की कोई आधिकारिक घोषणा हो गई है? मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा देश में नहीं हुई है। और आप जानते हैं इस बात को, ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है। जब लोक आपात लगा ही नहीं तो आप लोक आपात की शक्तियों का प्रयोग करके आप कैसे उत्तर प्रदेश में कोई कानून का संशोधन कर सकते हैं? तो हमारी यह बात हाईकोर्ट ने स्वीकार की और मैं बेहद खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम पीआईएल हाईकोर्ट इंटरटेन कर रहा है इस समय, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसको गंभीरता से समझते हुए इसको संज्ञान में लिया, सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार को मजबूर होके
इस फैसले को वापस लेना पड़ा। न्यायपालिका में फिर से एक बार विश्वास लोगों का पैदा हुआ है। अमलेंदु भाई, मैं एक दूसरी बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने एक आदेश किया है जो चौथे चरण का लॉकडाउन है उसके संदर्भ में। जी। गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है 17 मई का, वो उस नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि इसके पूर्व के जितने भी आदेश थे जी, वह आदेश, मैं आपको बता दूं कि वे आदेश जो थे वो उन्होंने कहा है कि 29 मार्च का विशेष तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 29 मार्च का ये आदेश है, गजट नोटिफिकेशन, जिसके पैरा 3 में कहा गया है कि जो भी क्लोजर के दौरान लॉकडाउन के कारण जो एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हुए हैं उनके मालिकों को या उनके जो भी अथॉरिटीज हैं, वो शॉप और कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी के भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनको लॉकडाउन अवधि का वेतन देना होगा। ये 29 मार्च का आदेश है। और अभी जो 17 मई को गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की ही तरफ से ये कहा जा रहा है और उसी आदेश में लिखा है कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और जो नहीं करेगा उसके हेड मालिक के विरुद्ध एकेडमिक एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के तहत आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा कायम किया जाएगा। स्वाभाविक है, लॉकडाउन के कारण आप जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरह कोलैप्स्ड है, बंद पड़ी हुई है। अभी इनका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो उधार का पैकेज साबित हुआ। लोग मजाक में कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस माने आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि अपनी रक्षा करिए और रिलायंस की रक्षा सरकार करेगी। तो ये एक मजाक बन गया है, आप जानते हैं इस बात को। तो और इसको अर्थशास्त्री कह रहे हैं, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं तो एक मजदूर आंदोलन का नेता हूं, लेकिन मैंने जो अर्थशास्त्रियों की राय सुनी तो वो लोग आमतौर पे इसको लोन पैकेज कह रहे हैं। और एक शब्द जो अंतिम दिन वित्त मंत्री महोदया ने प्रयुक्त किया, मैं उसको इंगित करना चाहता हूं। जब उनसे आप जैसे पत्रकारों ने सवाल किया कि ये कोरोना राहत पैकेज है, तो मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये कोरोना राहत पैकेज नहीं, ये आर्थिक सुधार का पैकेज है। माने आज इंडस्ट्रियल लेबर से, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी और भारतवर्ष में उसको फाइनेंस कैपिटा में के रूप में बदलने का जो 80 के दशक से काम शुरू हुआ था और जिसको अमली जामा मनमोहन सिंह जी ने पहनाया था 1991 में, आज वह फासीवाद की ओर बढ़ता हुआ मोदी सरकार अब उसको अंजाम तक पहुंचाने की ओर बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें एक बात यह भी लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई और वो रिट का डायरी नंबर है 19982 और ये है फिक्सेस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसने 29 मार्च का ऑर्डर चैलेंज किया था। देश भर के समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने यह दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि लॉकडाउन अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब इस ऑर्डर को मंगवाया अपने मित्रों से, तो इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना लिखा है कि इशू नोटिस रिटर्नेबल नेक्स्ट वीक। कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है कि आप लॉकडाउन अवधि का वेतन नहीं देंगे। बावजूद इसके सरकार ने ये कर दिया। मेरी ये सरकार से मांग है, ये भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों ने, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी आपकी बर्बाद हो गई है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई है, तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अपने मजदूरों को वहां की सरकार ने पेमेंट किया।
जी। और आपके देश में तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, जेब से कोई पैसा नहीं देना है, वो ऑलरेडी पैसा जमा है वर्कर्स का और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, वो पैसा सरकार शेयर बाजार में लगाने में इंटरेस्टेड है, बार बार उसको शेयर मार्केट में लगाने। मनमोहन सिंह जी के टाइम से वो शुरू हुआ है और इनकी सरकार में तो और भी ज्यादा वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ईएसआई के तहत जितने भी वर्कर हैं जो लॉकडाउन के कारण आज काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको सबको पैसा दीजिए। इस आदेश का इतना बुरा इंपैक्ट है। अब जैसे मैं बैंक के लीडर से बात कर रहा था, बीमा के लीडर से बात कर रहा था, उन लोगों का कहना है कि साहब हमको गाइडलाइन है कि सिर्फ 33% कर्मचारी हमारे आएंगे, तो रेस्ट जो 66% कर्मचारी नहीं आएंगे ड्यूटी पे। इस आदेश का तो विधिवेताओं से मैंने राय ली, वकीलों से राय ली, तो उनका कहना है कि जो काम पे नहीं आएगा उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत ही बड़ा एडवर्स स्टेप है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इससे वापस हटना चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको तनख्वाह इंश्योर हो, इस बात की उनको गारंटी लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए इस सरकार का, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, उनका मजदूर विरोधी रवैया जो वो खुल करके सामने आ गया है और उन्हें मतलब कोई अब हिचक भी नहीं है ये स्वीकार करने में कि उनके रवैया जो है मजदूर विरोधी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी आप चाहे वो मजदूर, प्रवासी मजदूरों को, हालांकि हम लोग प्रवासी बार बार कहते हैं, प्रवासी शब्द कहना ही गलत है, लेकिन अगर आप प्रवासी भी कह रहे हैं तो अपने ही देश के अंदर कोई प्रवासी कैसे हो सकता है? तो अगर उन मजदूरों को अपने घर वापस जाने की बात हो, यानी सरकार जो है उनके खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकती, सरकार उनके मकान के किराए का इंतजाम भी नहीं कर सकती, सरकार उनके संस्थानों से उनकी तनख्वाह भी नहीं दिलवा सकती, और अगर वो गिरते पड़ते किसी तरीके से घर जा रहे हैं और अगर कोई उनकी मदद कर दे रहा है तो सरकार उनके ऊपर मुकदमे भी लगा रही है। अब कांग्रेस ने अगर लिस्ट दी कि 1000 बसें हमारी खड़ी हैं, हम कहते हैं वो 1000 नहीं, अगर वो 900 बसें भी थी या 1000 की बजाय 2000 भी थी, तो उस पर 16 तारीख से वो चिट्ठी गई हुई और आज तक जो है उसका जो है बहस चल रही है और सरकार रोज एक नया क्लू उसमें जोड़ देती है। अब कह दिया कि आप जो खाली बसें पहले लखनऊ पहुंचाइए, उसके बाद फिर आप वापस लेके जाइए। तो ये सब मतलब जो तरीके जिस तरीके से सरकार के सामने आ रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मतलब सरकार जो है वो मजदूरों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध में उतर चुकी है और उसे जो है मजदूर अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार की जो हरकतें हैं, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये ठीक है, आप कांग्रेस की मत लीजिए बसें, आप खुद बस चला देते, सरकार के पास कमी थोड़ी थी। और ये मजदूर जो है आखिर उत्तर प्रदेश के ही निवासी है ना, या बिहार के निवासी है जो यूपी को क्रॉस कर रहे हैं, उनको अगर ले जाया जा रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं चाहती? यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाएगी और दूसरा अगर उन मजदूरों की कोई मदद करेगा तो आप उस मुकदमे भी कायम करेंगे और उसको मदद भी नहीं करने देंगे। तो ये जो रवैया है सरकार का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये सरकार बेसिकली एक आपराधिक कृत्य कर रही है और क्रूर हो गई है, अमानवीय हो गई है। और इसलिए, और वह क्रूर क्यों है? क्योंकि ये वित्तीय पूंजी की पोषक है, कारपोरेट घरानों की मददगार है। इसने मजदूर को, जो मजदूर बेसहारा नहीं है, मैं अपने जीवन के 30 साल के ट्रेड यूनियन के जीवन से और राजनीतिक जीवन के आधार पे ये कहना चाहता हूं, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद अपना पूरा जीवन मजदूर वर्ग के लिए दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूर वर्ग बहुत ही सम्मान के साथ जीना चाहता है, वो किसी के आगे भीख नहीं मांगना चाहता। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने के बाद वो उत्तर प्रदेश से दूसरी जगह कमाने गया था। वह ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में घूम के भीख मांग रहा था, वो सरकार से वो कमाने गया था। वो 8 घंटा मेहनत करता है, वो राष्ट्र निर्माता है प्रधानमंत्री जी, अंडर कोडेड आपके शब्दों में। और कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अंडर कोडेड आपके शब्दों में देश का रक्षक है। यह मजदूर दुनिया में इसने क्रांतियां की हैं, अपनी सत्ता स्थापित की है और देशों का संचालन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर को बेसहारा और बेबस आपकी नीतियों ने कर दिया।
आप बताइए, संविधान का अनुच्छेद 19 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें साफ लिखा है, इसके जो चौथा पॉइंट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, माने इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली थ्रू आउट वो इंडियन टेरिटरी के अंदर मूव कर सकता है। सेकेंड के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का उसको अधिकार है। यह मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदत्त किया है मजदूरों का। जो गाइडलाइंस हैं होम मिनिस्ट्री की चौथे चरण की, उसमें उसके क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि इंटर स्टेट ट्रेवलिंग होगी और इसके लिए दोनों स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फंडामेंटल राइट कैसे रोक दिया भाई? आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, ये क्या आपने इमरजेंसी लगा दी? आपने ये उत्तर प्रदेश क्या पाकिस्तान हो गया है योगी जी कि यहाँ दूसरे लोग बिना वीजा के नहीं घुसेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि क्या ये बांग्लादेश हो गया है कि बिना वीजा के आप नहीं जाएंगे, या ये सऊदी देश हो गए हैं, या अमेरिका हो गया है? जब हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हम, और ये आपको मैं बता दूं अमलेंदु भाई, इमरजेंसी भी अगर लागू हो जाए तो 1978 में अमेंडमेंट हो गया है कि फंडामेंटल राइट्स तब भी नहीं खत्म होंगे। तो अभी तो इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई, आप व्यवहार इमरजेंसी का कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्रूरता कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश का मुख्य विपक्ष ये दल कांग्रेस है। कांग्रेस का जो पूरा खेल है वो इवेंट मैनेजमेंट का और एनजीओ मार्का प्रैक्टिस का है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं राहुल जी से, प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि आप कभी योगी जी को धन्यवाद का पत्र लिखती हैं, फिर आप लिखती हैं कि नहीं ये गलत है, आप गाड़ी का नंबर दे देती हैं, आप जो है ड्राइवर का नंबर दे देती हैं, आप फिटनेस सर्टिफिकेट भेजवा देती हैं। अरे भाई ये सब करने की क्या जरूरत है? आप सीधे सीधे ये सवाल पूछिए ना कि भाई आपको अधिकार क्या है, आप कैसे हमसे मांग रहे हैं? अगर मजदूर आ रहे हैं बस से तो उनको रोकने का राइट आपको कहां से मिल गया? आप हमको क्लॉज दिखा दीजिए कि आप इस क्लॉज के तहत यूपी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यूपी पाकिस्तान बन गया है इसलिए हम नहीं जा सकते, तो ये बात आप कह दीजिए, हम मान लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की सत्ता पर रहने का नैतिक प्राधिकार खो दिया है, और मुझे दुख है कि न तो राहुल जी और न ही प्रियंका जी जो इस देश के मुख्य विपक्षी चेहरे हैं, बात है, नाम है, जिस दल के हैं, न सोनिया जी, कोई भी इस मांग को नहीं उठा रहा है कि मोदी जी की सरकार को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है, अब उसे जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो कार्य कर रही है, रोज बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, हम ट्रेन से ला रहे हैं। कल तमिलनाडु के मजदूरों ने, जो हमारे बहुत चर्चित गांव है, आपने सुना होगा, आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित हुआ था पिछले दिनों, जहां आदिवासियों का नरसंहार हुआ था, उबा गांव, सोनभद्र जिले का। वहां का हमारा मजदूर किसान मंच का सदस्य है बाबूलाल गोंड, वो कांचीपुरम में गया था, अपनी पूरे लड़के हैं और सब 10-20 की एक टीम बना के जाते हैं, और ये लोग बेसिकली सरिया शटरिंग का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो एक समूह के बतौर करते हैं। वो गया था वहां काम करने, ऑनलाइन उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया, मेरे मना करने के बावजूद वो सब कहे साहब अब हमारा धैर्य जवाब दे दिया, अब हमको मोदी जी और योगी जी पे कोई विश्वास नहीं है। वो पैदल चल दिए, वहां से पैदल चल के वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे आ गए, वहां पुलिस ने उनको मारा, डर के मारे उन लोगों ने नदी तैर के पार की। आप आश्चर्य करेंगे, वो वीडियो मैंने आपको भी कल भेजा था, उन लोगों ने नदी तैर के पार की, और अब वो जब तमिलनाडु क्रॉस करके आंध्रा पहुंच गए तो पता चल रहा है कि खाने का भी इंतजाम नहीं हो रहा है। आज क्या वजह है भाई? मजदूर जो निकल रहे हैं सड़कों पर, चल दिए, मर रहे हैं दुर्घटना में, गर्भवती महिलाएं आप देखिए वो सड़क पे बच्चा जन्म रही हैं। आप इतना शर्मनाक
दृश्य जो है मुझे लगता है कि आजाद भारत में कभी नहीं था। शायद आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ तब भी शायद वह मैं यहाँ आपको दृश्य नहीं था जो आज है। मैं रोकूंगा दिनकर जी जी यहाँ बीच में आपको। मेरे पास एक फोन आया अभी 2-4 दिन पहले, एक बुजुर्ग हैं उनका, और वो विभाजन पीड़ित हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और उनका परिवार जो है वो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा, और उनका कहना था कि अमलेंदु जी, हमें अफसोस है कि हमने अपने परिवार के 70 साल जो थे आरएसएस को दे दिए। ऐसे दृश्य हमने विभाजन के समय भी नहीं देखे थे जैसे दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है, ये मतलब जिस आदमी के अंदर जरा भी संवेदनशीलता बची हुई है, वो भले ही 70 साल आरएसएस में रहा हो, अगर उसके अंदर संवेदनशीलता है तो वो इस सरकार का विरोधी हो चुका है, इस सरकार के इन कृत्यों को देख करके। ये स्थिति मैं तो कह रहा हूं, आप ही से नहीं, आरएसएस के बहुत सारे लोग जो हमारे मित्र थे, माने हम लोगों से परिचित थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जमाने से, और आज भाजपा में मुख्य पदों पर हैं, वह भी कह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई सरकार जैसी चीज चलती दिख ही नहीं रही है। एक नारा चल गया है, टीम 11, टीम 11 प्रधानमंत्री जी, टीम 11 योगी जी, जैसे लग रहा है क्रिकेट मैच हो रहा है टीम 11 का। अरे टीम 11 कर क्या रही है भाई? आपके पास ट्रेन है, आप उन ट्रेनों से मजदूरों को भेज सकते हैं। अब आपने नियम बना दिया ऑनलाइन ऐप भेजिए। अरे कितने मजदूर हैं जो पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी की मैं सुन रहा हूँ। सच्चाई ये है कि वहां लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास वीडियोस हैं, मैंने दिल्ली के श्रम मंत्री को टैग करके भेजा है। हमारे मजदूर अभी आंध्र प्रदेश में पड़े हैं, जगन रेड्डी को टैग करके मैंने भेजा है। 3 दिन से उनको बंद करके रखा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में यह अव्यवस्था है और इसकी वजह बहुत साफ है। इसकी वजह और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत साफ है। इसकी वजह मोदी जी हैं। मोदी जी का 4 घंटे में किया गया लॉकडाउन है। कोई आपने तैयारी नहीं की, ना आपने मुख्यमंत्रियों से बात की, ना आपने वैज्ञानिकों से बात की, ना आपने ट्रेड यूनियन से बात की, ना आपने किसान संगठन से बात की, ना मुझे तो लगता है कि ना आपने बीजेपी के अंदर बात की होगी और ना आपने कैबिनेट से बात की। दरअसल मोदी जी की एक बड़ी दिक्कत है, वह एक महामानव की छवि बनाना चाहते हैं। और ये मैं अमलेंदु जी 1 मिनट आपका समय लूंगा कि नीत्शे की जो विचारधारा है, जिसको इटली में मुसोलिनी ने और जर्मनी में हिटलर ने लागू किया, जिसको हम फासीवाद कहते हैं, उस विचारधारा के आरएसएस वाहक रहा है। इनके जो मुंजे जी थे, हेगडेवार के सबसे बड़े सलाहकार थे, वो मुंजे जी इटली से मुसोलिनी से मिल के आने के बाद उन्होंने देश में आरएसएस का गठन किया और ये हर वक्त एक महामानव की छवि निर्मित करने की कोशिश करते हैं। आज महामानव इनका वह फेल कर गया है। महामानव फेल कर गया है, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बातें ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, सच्चाई अमलेंदु जी ये है कि ये सरकार अंदर से बेहद डरी हुई सरकार है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। मेरे सामने आपसे बातचीत करते समय उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल जी का पत्र शासनादेश रखा है, जो उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और समग्र विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा है 18 मई को। और इस आदेश में इन्होंने क्या कहा है? इस आदेश में इन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन होने के कारण उत्तर प्रदेश में राजस्व की बड़ी कमी हो गई है। रेवेन्यू हमारा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता बहुत कम है। और 2020-21 के जो बजट है, जो वित्तीय स्थिति है, उसमें कुछ इन्होंने निर्णय लिए हैं। क्या निर्णय लिए हैं? पहला निर्णय इनका है कि मैं आपको पढ़ देता हूं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कीम है, उनमें केंद्र सरकार द्वारा कैश प्रबंधन के बाद ही जो है वह काम, उसके सापेक्ष ही राज्यांश
की जो राशि है वह उपलब्ध कराई जाएगी। इसका पहला शिकार कौन होगा? मनरेगा होगी। मनरेगा होगी जी। मनरेगा पूर्णतः केंद्र का पैसा आता है। आप जानते हैं कि पिछली बार सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च किया था। यही वित्त मंत्री जी ने जब बजट रखा था तो 61,000 करोड़ कर दिया, 11,000 उसमें कटौती कर दी। जी। अभी जो 20 लाख का इन्होंने पैकेज घोषणा की है उसमें 40,000 रुपए करोड़ की इन्होंने व्यवस्था की है मनरेगा के लिए। अब आप ये बताइए मुझे कि जब मजदूरी 200 दिन हो गई, 202 रुपए हो गई, आप पुराने बजट में औसतन 9 दिन मजदूरी दे पाए थे, तो जब 200 और तब मजदूरी 187 रुपए थी, आज 202 रुपए मजदूरी हो गई, तो 202 रुपए मजदूरी के बाद बेसिकली मनरेगा में आपका जो फंड आवंटन है वो बेहद कम है और इससे काम और मैंडेट्स कम हो जाएंगे। तो जब केंद्र ने ही बजट नहीं दिया तो स्वाभाविक तौर पर राज्य को बजट नहीं मिलेगा। मैं चूंकि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के इलाके में गांव-गांव से जुड़ा हूं तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फैक्ट्स में डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूं। प्रधानों का मुझे फोन आया है कि साहब 1 महीना हो गया, सरकार के आदेश पे हमने काम शुरू करा दिया है लेकिन आज तक की तारीख है मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। जबकि आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आज सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को कैश चाहिए, पैसा चाहिए। और आपने जो 20 लाख करोड़ घोषित किया उसमें 1 रुपया आप कैश नहीं दिए। आप सच बताएं, अर्थशास्त्रियों ने जोड़ के बता दिया कि सिर्फ 1% जीडीपी से भी कम जनता के हाथ में जाएगा और वह भी राशन के मद में जाएगा, वह भी अन्य मदों में जाएगा, कैश नहीं जाएगा। तो आप और इसी आदेश में दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही गई है कि कोई नई परियोजना नहीं आप बनाएंगे, कोई नया निर्माण कार्य नहीं शुरू करेंगे। इसी आदेश के पॉइंट संख्या 4 में कहा गया है कि जो रिक्त पद हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत से पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए और अगर कोई कर्मचारी है तो उस कर्मचारी को उस रिक्त पद पे भर्ती कर लिया जाए। पॉइंट 5 में आपने कह दिया कि कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे और कोई नई भर्ती नहीं निकलेगी, अगर काम की आवश्यकता है तो आउटसोर्स से करा दिया जाए। कल निदेशक बाल विकास परियोजना ने एक आदेश जारी कर दिया कि सारी आंगनबाड़ियां जिनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। स्वाभाविक तौर पे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आमतौर पे आंगनबाड़ी कौन है? बहुत सारी उसमें विधवा हैं, पति त्यागता हैं, ऐसी लोग हैं जो 5,000 5,500 रुपए के बहुत कम पैसे से अपनी जीविका चलाती हैं। वो इस बुजुर्ग अवस्था में आप उनको छोड़ देंगे, 1 रुपए आप उनको नहीं देंगे, ना उनको पेंशन देंगे, ना ग्रेच्युटी देंगे, कुछ नहीं देंगे और आप उनको निकाल के बाहर कर देंगे। इस बुढ़ापे में वो क्या करेंगी? बेमौत मरने के लिए आप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घोषणाओं में और हकीकत में बहुत फर्क है। घोषणा हो रही है 2 करोड़ 36 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, घोषणा हो रही है 22 लाख। ये आरएसएस की जो पूरी ट्रेनिंग है ना, उसमें हर चीज को ऐसा बोला जाता है जैसे लगता है कि वो कोई दैवीय चीज पैदा हो रही है। जैसे कहा गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब लोगों को लगेगा अरे बापा, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे क्या है भाई, आप अपने कृषि को नहीं मजबूत करेंगे, आप छोटे मझोले उद्योग को नहीं मजबूत करेंगे, आप अपने पूरा आप देखिए सार्वजनिक क्षेत्र इन्होंने बेच दिया। कल डिफेंस के लोग लड़ रहे थे 49% उस पर एफडीआई पर, और आज क्या किया? लॉकडाउन का हवाला लेके इन्होंने 51% कर दिया। बैंक्स आपके खत्म कर दिए, आप इसी लॉकडाउन में मर्ज करा दिया आपने बैंकों को। लॉकडाउन के आधार लेके आप बीमा कर दिए, आपने खुदरा व्यापार पूरा मार दिया। सब आपने अंबानी को 90,000 करोड़ रुपए जो दिया गया है डिस्कॉम बिजली कंपनियों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ अडानी को मिलेगा। और इतना ही नहीं अमलेंदु भाई, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ले आ रही है सरकार इसी लॉकडाउन में,
ऑर्डिनेंस लाके उसको लागू किया जा रहा है। परिणाम ये होगा कि आप जैसे और हमारे जैसे लोग और गांव का जो गरीब किसान उपभोक्ता है उसको 7 रुपए 8 रुपए यूनिट से कम बिजली नहीं मिलेगी। और वह भी बिजली का रेट तय होगा कि 10 बजे से 2 बजे तक क्या रेट होगा, 2 बजे से 5 बजे तक क्या रेट होगा और 5 बजे से 9 बजे तक क्या रेट होगा, 9 बजे से सुबह तक क्या रेट होगा। तो आप चौतरफा जनता को चूस के निचोड़ लेना चाहते हैं और सारी पूंजी कुछ चंद घरानों के पास ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि देश का बजट 27 लाख करोड़ का है और सिर्फ 63 घरानों के पास वो 27 लाख करोड़ रुपया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन पे उत्तराधिकार कर लगाइए, संपत्ति कर लगाइए, आप पैसा जुटाइए और उसको खर्च कीजिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को पूरे ट्रेड यूनियंस ने देश भर की बीएमएस को छोड़ के बीएमएस आज प्रदर्शन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। ये जो खेल है, ये जो धोखाधड़ी है मजदूर वर्ग के साथ, बीएमएस के लोग कृपया करके आरएसएस मजदूर वर्ग के जो कानून है उनको खत्म करवा रहा है। आपका आरएसएस वेतन पे रोक लगवा रहा है, आपका आरएसएस डीए में कटौती करा रहा है, आपकी सरकार भत्तों पर रोक लगा रही है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप जानते होंगे, याद कीजिए, जब नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई थी तो आरएसएस ने एक मंच लॉन्च किया था जिसका नाम था स्वदेशी जागरण मंच। उसका कहीं अता पता है? कहीं आपको दिखता है? वो कहीं नहीं दिखता, अब उसका पता नहीं चलता। तो ये जो बीएमएस के लोग हैं, इनका जो आज धरना है, प्रदर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आंख में धूल झोंकना है। और मैं समझता हूं कि मजदूर वर्ग को इनसे सावधान रहना होगा। 22 को जो अन्य ट्रेड यूनियनों ने कॉल दी है, हम उसके पूर्णतया समर्थन में हैं और हम कुछ बातें उठाना चाहते हैं। हमारी पहली मांग है कि सरकार जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने का इंतजाम करे। दूसरी हमारी बात है कि जाने उनको समुचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशाएं हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इस तरह के हमारे, इवन मैं कह रहा हूं कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमारे जो ग्राम विकास स्तर के कर्मचारी और अधिकारी, हमारे राज्य, संपूर्ण राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हैं, इन सब को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए। एक आंगनबाड़ी की मौत हो गई और उसकी लाश भी जला दी गई, उसका टेस्ट भी नहीं कराया गया। अब उसको मुआवजा पहले भी दायरे में नहीं था। एक बीमा इंश्योरेंस 75,000 होता है आंगनबाड़ियों का, वह भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसका तो कोविड-19 का टेस्ट ही नहीं हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उनको सुरक्षा उपकरण किया जाए। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा कानून आप देख लें, मनरेगा कानून के सेक्शन 3 और 4 में ये लिखा है कि न्यूनतम 100 दिन काम, वो अधिकतम 100 दिन काम नहीं है, शब्द है न्यूनतम 100 दिन काम। तो मनरेगा कानून ये कहता है कि आप अधिकतम काम दे सकते हैं, तो आज की तारीख में 365 दिन काम की गारंटी करनी चाहिए और कम से कम 5,000 रुपए हर व्यक्ति को, जो 13 करोड़ असंगठित मजदूर है, उसको मिलना चाहिए कैश के रूप में, और मनरेगा का कैश के रूप में रोज भुगतान किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्री राशन किट, राशन किट शब्द कह रहा हूं मैं, गेहूं और चावल नहीं, दाल तेल सब, एक राशन किट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कर्स को, जो गरीब हैं, उनको मिलनी चाहिए। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रम सुधार के नाम पर जो श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, मैं कोट करना चाहता हूं अजीम प्रेम जी को। अजीम प्रेम जी ने कहा
कि यह एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में अशांति का कारण बनेगा। और अमलेंदु भाई, आपको याद होगा कि आज से 3 हफ्ता पहले मैंने आपकी ही इस डिबेट में ये बात उठाई थी कि मालिक सीधे सीधे मजदूरों से टकराएगा तो उसमें मालिकों की हत्याएं हो सकती हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दरअसल श्रम कानून और श्रम विभाग एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है जो अनरेस्ट को दूर करता है और मालिक के हित में भी और मजदूर के हित में भी वो फैसला लेता है। इसलिए मेरी ये कहना है, ये मांग है कि श्रम कानून सुधार के जो पैकेज लाए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश द्वारा, गुजरात द्वारा, आरएसएस की सरकारों द्वारा, बीजेपी की सरकारों द्वारा, उसको उनको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। यह मांग हम उठाने जा रहे हैं और हमारे लोग 22 की हड़ताल में, 22 का जो राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस है उसमें वहां पे काली पट्टी बांध के हम हमारे वर्कर्स फ्रंट के लोग रहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्कर्स फ्रंट की ये जो जीत मिली है, इससे पूरे देश में जो हमने काम के घंटे 12 से 8 कराए हैं, पूरे देश में मजदूरों में फिर एक नए उत्साह की किरण पैदा हुई है और वर्कर्स फ्रंट राजनीतिक प्रतिवाद का एक मंच बन रहा है। आज का राजनीतिक धर्म है कि राजनीतिक प्रतिवाद संगठित किया जाए और मजदूर वर्ग खुद ये राजनीतिक प्रतिवाद संगठित करे। ये अब आप देखिए मायावती जी का बयान, आज का बयान मैं देख रहा हूं, मायावती जी आज कांग्रेस को घेर रही है। अरे घेरना आपको सरकार को चाहिए। एक दिन मायावती जी का बयान आया कि मुख्यमंत्री जी तो सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये नौकरशाही ठीक से काम नहीं कर रही है, लग रहा है कि वही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। अरे अखिलेश जी हैं, सिर्फ ट्वीट्स के अलावा उनका कहीं अता पता नहीं है, एक ट्वीट कर देते हैं, एक बयान दे देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए इन दलों से जो कारपोरेट पक्षधर नीतियां, वित्तीय पूंजी के पक्षधर नीतियों को इस देश में लागू कर रहे हैं, इनसे मजदूरों का भला नहीं होगा। मजदूरों को अब खुद अपनी राजनीति, एक जन राजनीति खड़ा किया गया कॉल है। मैं ट्रेड यूनियन के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप कॉल दीजिए कि नो मोर मोदी गवर्नमेंट। ऐसी एंटी लेबर मोदी गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए, यह नारा उभरना चाहिए। मुझे एक साथी ने बताया कि एक लड़के ने लगा दिया ये बात ट्विटर पे, तो अपने आप 50,000 लोगों ने उसको कर दिया और वो ट्रेंड कर गया ट्विटर पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूरों के अंदर से ये बात उभर रही है कि मोदी जी की सरकार को अब रहने का नैतिक प्राधिकार नहीं है और इसलिए ट्रेड यूनियनों, हमारा वर्कर्स फ्रंट इस हड़ताल में उनके साथ रहेगा। ये, और मैं अंत में फिर ये बात कहते हुए अपने मजदूर साथियों से कि भाई ये हस्तक्षेप जनता का एक मंच है, आप इसमें अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हो, आपका 10 रुपए से लेके 100 रुपए, 1000 रुपए तक का सहयोग हस्तक्षेप जैसी जो धारा है एक वैकल्पिक मीडिया की, उसको चलाने में मजबूती प्रदान करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अमलेंदु भाई नंबर देंगे तो हम उसको WhatsApp पे शेयर करेंगे। आप लोग उस अकाउंट में जो भी आपसे संभव हो वह आर्थिक सहयोग भी करिए ताकि जनता की और मजदूरों की आवाज वह राष्ट्रीय स्तर पे जा सके, आपकी पीड़ा को व्यक्त किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद दिनकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। और मित्रों आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने सबने इस हमारी वार्ता को गंभीरता से सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे भी हम जब अपनी चर्चाएं इस पर अपलोड करें तो वो सूचनाएं आप तक पहुंचें। और हस्तक्षेप जन सुनवाई का मंच है, हम लोग किसी दल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता की ही बल पे जिंदा हैं। तो इसलिए अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हमको खुशी होगी। इस एक छोटे से मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी। आपका और दिनकर जी आपका भी और दर्शकों आपका भी एक बार पुनः आभार। धन्यवाद।